बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव रामपुर में सिपाही अपनी पत्नी ज्योति और बूढ़े बाप और 9 साल की बेटी कमला के साथ एक छोटे से घर में रहता था। सिपाही की मां का बचपन में ही निधन हो गया था, जिससे पूरे परिवार की जिम्मेदारी सिपाही के कंधों पर आ गई थी। उसके पास थोड़ा सा खेत था, जिसमें खेती करके वो अपने परिवार का मुश्किल से गुजारा करता था। एक सुबह सिपाही के बापूजी अचानक से बहुत बीमार हो जाते हैं। सिपाही के पास इलाज के लिए इतने पैसे नहीं थे, तो उसको अपनी जमीन मजबूरन में बेचना पड़ता है। लेकिन किस्मत का खेल तो देखो, उसके पिताजी का देहांत हो जाता है और जो थोड़ी बहुत जमीन थी उसके बिक जाने से सिपाही की स्थिति पहले से भी दयनीय हो गई थी। उन दोनों का जीवन बुरी तरह कठिनाइयों से भर जाता है, इसलिए वे दोनों मेहनत मजदूरी करके किसी तरह अपना जीवन निर्वाह करते थे। सिपाही दिन भर जमींदार के खेतों में दिन भर मेहनत करता, वही ज्योति सेठ करोड़ीमल के घर में साफ सफाई का काम करती थी। आज ही सर्दी बहुत नजदीक आ चुकी है और हमारे पास सर्दियों में ओढ़ने, पहनने और खाने के लिए कुछ भी नहीं है। हाँ भाग्यवान, तुम ठीक कहती हो, हमें कुछ करना होगा। आखिरकार सर्दियां आ चुकी थी। यूं तो हमेशा ठंडी के समय -1-2 डिग्री तापमान रहता था, लेकिन इस साल तापमान बहुत ही ज्यादा गिर गया था, जिससे ठंडी बहुत जोरों से अपना कहर ढा रही थी। इस वजह से रामपुर गांव के लोग ज्यादा ठंडी के कारण डरे हुए थे। दिन हो या रात, लोग ठंडी के कारण बहुत परेशान थे। हे भगवान, ये कैसी लीला है आपकी। देख रही हो ज्योति, इस साल कितनी ज्यादा ठंडी पड़ रही है। इतनी कड़ी ठंडी में काम करना भी बहुत मुश्किल हो गया है। घर से बाहर निकलते ही हाथ पैर ठंड के मारे सुन्न पड़ने लगते हैं। इतनी ज्यादा ठंडी में तो घर से बाहर निकलने का मन भी नहीं कर रहा। न जाने इस साल की ठंडी कैसे कटेगी। अच्छा ज्योति, अब मैं काम पर चलता हूँ, नहीं तो जमींदार साहब गुस्सा करेगा। ठीक है जी, जाइए, लेकिन बाहर सर्दी बहुत ज्यादा है, अपना ख्याल रखिएगा। अच्छा बेटी, तेरे पापा भी काम पर चले गए हैं, अब मैं भी काम पर जा रही हूँ। बाहर सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो घर में ही रहना, नहीं तो बीमार पड़ जाएगी। और हाँ, मैंने खाना बना दिया है, जब तुझे भूख लगेगी तो खा लेना, लेकिन घर में ही रहना, बाहर खेलने मत चली जाना। ठीक है माँ, मैं बाहर नहीं जाऊंगी। आप चिंता मत करिए, आप काम पर जाइए, मैं बाहर बिल्कुल नहीं जाऊंगी। लेकिन माँ, जल्दी से घर आ जाना। इतना कहकर ज्योति वहां से काम के लिए निकल पड़ी। बाहर बहुत ज्यादा सर्दी थी। थोड़ी ही देर में ज्योति सेठ के घर पहुंच जाती है। सेठ का स्वभाव बेहद कठोर था। वो आग के पास खड़ा अपने नौकरों पर चिल्ला रहा था। तभी उसकी नज़र ज्योति पर पड़ी और वो उस पर चिल्लाते हुए बोलता है, अरे ज्योति, तुम तो काम पर बहुत जल्दी आ गई, तुम्हें और देर से आना चाहिए था। ये लोग तो बेवकूफ हैं जो सुबह 4 बजे काम पर आ जाते हैं। इन सब के बीच में एक तुम ही तो समझदार हो जो इस समय पर आकर पहुंची हो। ज्योति, तुम अपने काम को लेकर इतना लापरवाह कैसे हो सकती हो? मेरा एक बात याद रखना, तुम्हारी जगह लेने वालों की कमी नहीं है, इसलिए दोबारा अगर तुम काम पर देर से आई तो मैं तुम्हें काम से निकाल दूंगा। आई बात समझ में? तुम कीमत नहीं समझती हो काम की। सेठ जी, आज ठंडी इतनी ज़्यादा थी कि जल्दी उठ नहीं पाई, लेकिन आप फिक्र मत करो, मैं जल्दी जल्दी सब काम निपटा दूंगी। अगर आज काम में कोई गड़बड़ी हुई तो मैं तुम्हारा हिसाब कर दूंगा। एक बार और बता रहा हूं कि तुम्हारी जगह लेने वालों की कमी नहीं है,
सेठ की ये बातें सुनकर ज्योति को बहुत दुख होता है, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। सेठ की 2-4 बातें सुनना ये उसकी मजबूरी थी। ज्योति चुपचाप काम करने जा ही रही थी कि तभी सेठानी उसके पास आती है और कहती है, अरे आप क्यों डांट रहे हो इस बेचारी को? आपको दिखता नहीं बाहर कितनी ठंड है, फिर भी ये काम पर आई है? ये लोग भी तो इंसान हैं, इन्हें भी ठंड लगता है। इस बेचारी पर आपको जरा सी भी दया नहीं आ रहा है। इन लोगों को ज्यादा सर पर चढ़ाना ठीक नहीं है। अगर इन लोगों को ज्यादा सिर पर चढ़ाएंगे तो ये हमारे सिर पर ही टांडो करने लगेंगे। ज्योति ने कुछ नहीं बोला और अपनी बच्ची के बारे में सोचते हुए चुपचाप काम पर लग गई। उधर सिपाही ठंड से कांपते हुए धनीराम जमींदार के खेत पर मजदूरी कर रहा था। धनीराम अपने खेतों का काम कराने के लिए सिपाही और कुछ और मजदूरों को सख्त निगरानी में रखता था। अरे ओ सिपाही, काम ठीक से कर ले, ठंड के बहाने सुस्ताने की कोशिश मत कर। तुम लोग काम करते हो बाल भर और पैसे चाहिए थाल भर। अगर आज मेरा काम पूरा नहीं हुआ तो मैं तुम लोगों को 1 रुपया भी नहीं देने वाला। नहीं जमींदार, मैं पूरी मेहनत कर रहा हूँ। बस ठंड थोड़ी ज्यादा है, इसलिए हाथ पैर थोड़े जम से रहे हैं। लेकिन आप फिक्र मत करो, मैं आपका काम पूरा करके जाऊंगा। सुबह से काम करते करते सिपाही के हाथ पैर ठंड से अकड़ चुके थे और थकान उसके चेहरे पर साफ नजर आ रही थी। लेकिन उसे अपनी पत्नी और बच्ची की बहुत फिक्र थी, इसलिए वो इतनी ठंड में भी जी तोड़ मेहनत कर रहा था। हे ऊपर वाले, ये कैसी परीक्षा ले रहे हो? इतनी सर्दी में भी काम करना पड़ रहा है, और अगर मैंने काम छोड़ा तो जमींदार मुझे काम से निकाल देंगे, तो घर का खर्चा कैसे चलेगा? शाम होने को थी। सिपाही किसी तरह ठंड में काम निपटा कर घर लौटने की सोच रहा था, लेकिन तभी धनीराम ने उसे फिर से काम पर लगा दिया। ओए सिपाही सुन, आज ये काम पूरा करके ही जाना। अगर थोड़ा सा भी काम छूटा तो समझ तेरी नौकरी तो आज गई। जी जमींदार साहब, जैसा आप कहें। सिपाही चुपचाप फिर से काम पर लग जाता है। वह बेचारा कर भी क्या सकता था, मजबूरी उसे ये सब करवा रही थी। और उधर रामपुर गांव में ठंड से सभी का बुरा हाल था। गांव का चौपाल, जहां अक्सर लोग बैठकर बातें किया करते थे, अब वो सुना पड़ा था और बेचारे गरीब लोग अपने अपने घरों में दुबक चुके थे। अब तो आग ही उनका एकमात्र सहारा था। गांव का बुजुर्ग राधिका, जो अक्सर गांव वालों को इकट्ठा कर कोई न कोई उपाय बताता था, इस बार भी चौपाल पर पहुंचा। उसने 4-5 लोगों को इकट्ठा करके कहा, सुनो, इस बार ठंड बहुत भयानक है। अगर हम सब मिलकर कोई उपाय नहीं करेंगे तो कई लोग इसकी चपेट में आ जाएंगे। हमें जंगल से और लकड़ियां लानी होगी और हर घर में अलाव जलाने की व्यवस्था करनी होगी। लेकिन दादा, इतनी ठंड में जंगल तक जाने की हिम्मत कौन करेगा? ठंड इतनी ज्यादा है कि हाथ पैर सुन्न पड़ रहे हैं और जंगल में सूखी लकड़ियां ढूंढने में भी बहुत समय लग जाएगा। अरे बेटा, डरने से कुछ नहीं होगा। हमें एक दूसरे की मदद करनी होगी। अगर हमने ठंड के आगे हार मान ली तो गांव के कई घरों के चूल्हे हमेशा के लिए ठंडे पड़ जाएंगे। फिर वे सब मिलकर निर्णय लेते हैं कि सब लोग मिलकर जंगल से लकड़ियां लाकर सभी के घरों के आगे अलाव जलाएंगे, जिससे कि सर्दी से बचा जा सके। दिन ढल चुका था। सिपाही अपना काम खत्म करके जमींदार के पास आता है और कहता है, मालिक, मैंने सारा काम निपटा दिया है। आप खामेखाम गुस्सा कर रहे थे। मालिक, अब मुझे कुछ पैसे चाहिए। घर में अनाज पानी नहीं बचा है, उसको लाना है। सर्दी बहुत ज्यादा आ गई है, कंबल लेकर आना है, तो आप थोड़े पैसे दे दीजिए। अरे, अभी तो पूरा महीना भी नहीं हुआ और तुमको पैसे चाहिए? कुछ दिन इंतजार करो, फिर मिलेंगे पैसे। जमींदार की बातें सुनकर बेचारा सिपाही दुखी मन से घर की ओर चल पड़ता है और सिपाही को घर पहुंचते पहुंचते रात हो जाती है। अरे जी, आ गए आप? बहुत देर हो गई आने में। इतनी देरी क्यों कर दिए आने में? अरे भाग्यवान, तुम प्रश्न बहुत करती हो। वो जमींदार साहब ने मुझे रोक लिया था। इतनी ठंडी में सारा दिन काम किया और जब पैसे मांगे
तब बोले अभी तो महीना नहीं पूरा हुआ है, महीना पूरा हो जाएगा तब मिलेगा। क्या करें जी, हम गरीब लोग, जाए तो जाए कहाँ। हम गरीबों का कोई सहारा नहीं है, न सरकार हमारी मदद करती है और ना ही मालिक लोग। जो हम मेहनत मजदूरी करते हैं उसकी मजदूरी भी नहीं देना चाहते हैं। हे भगवान, अगर इंसान का ऐसे ही सोच रहेगा तो हम गरीब लोग क्या करेंगे? हम गरीब लोग किसका दरवाजा खटखटाएंगे? अमीरों को तो तू बहुत कुछ देता है, हम गरीबों के झोली में भी कुछ डाल दिया कर। पैसों की हमें बहुत सख्त जरूरत थी जी। घर में राशन खत्म होने के कगार पर है। मेरी बेटी को बहुत ठंड लग रही है, उसके लिए स्वेटर लाना था। घर में एक भी कंबल नहीं है। लेकिन छोड़िए जी, अब हम कर भी क्या सकते हैं। आपको ठंड बहुत लगी है, इधर आके हाथ सेक लीजिए। सिपाही अलाव के पास आकर बैठता है। फिर ज्योति सिपाही को लाली की तबीयत के बारे में बताती है। फिर सिपाही ने लाली के चेहरे की तरफ देखा तो उसका चेहरा सर्दी और खांसी से पूरा लाल हो गया था। इससे सिपाही चिंता में डूब गया। हे भगवान, ये सर्दी तो अब बर्दाश्त के बाहर हो गई है और आज घर में अलाव जलाने के लिए लकड़ियां भी नहीं है। जमींदार जी ने देर तक रोक लिया, इसलिए लकड़ियां लेकर आने का समय ही नहीं मिला। मैंने आज सोचा था कि सेठ जी से कुछ मदद मांग लूंगी, लेकिन वो तो आज मुझ पर ही गुस्सा करने लगे। उन्होंने मेरी हालत तक नहीं देखी। किरोड़ीमल और धनीराम जैसे लोगों को हमारी तकलीफों से क्या मतलब? उनके घर तो हमेशा गर्म रहते हैं। हम गरीब लोग जैसे तैसे ठंड में भी अपना पेट पालने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये लोग हमें इंसान तक नहीं समझते। यह लोग भूल जाते हैं कि उनके घर में जो खाना बनता है हमारे खून पसीने से रहती है। अगर हम लोग उनके खेतों में मजदूरी करने न जाए तो यह लोग भी हमारी तरह भूख से मरने लगेंगे। लेकिन ये लोग सिर्फ हमें अपने पैरों की जूती समझते हैं। इन अमीरों को सिर्फ अपने पैसों का घमंड रहता है। ज्योति और सिपाही दोनों आपस में बतिया ही रहे थे कि तभी अचानक से कमला की तबीयत बहुत बिगड़ जाती है और उसका चेहरा पूरी तरह से लाल हो जाता है। हे भगवान, ये अचानक से मेरी बेटी को क्या हो गया? अजी देखो ना, कमला कैसे कांप रही है। लगता है इसको बहुत तेज से बुखार हो गया है। तुम इसका ख्याल रखना, मैं जल्दी से वैद्य जी को लेकर आता हूँ। अरे जी, मुझे बहुत डर लग रहा है, आप वैद्य जी को लेकर जल्दी आओ। आधी रात का समय हो चुका था। बाहर सर्दी इतनी ज्यादा रही थी कि पूछो ही मत। सिपाही बहुत डरा हुआ था और इस भयानक ठंडी रात में वह वैद्य जी को लेने निकल पड़ता है। थोड़ी देर बाद सिपाही वैद्य जी के घर पहुंच जाता है। वैद्य जी, मेरी बेटी का तबीयत बहुत खराब है, आप चलकर एक बार देख लीजिए, नहीं तो मेरी बेटी मर जाएगी। घबराओ मत सिपाही, मैं अभी चलता हूँ। सिपाही वैद्य जी को लेकर अपने घर पहुंचता है। वैद्य जी कमला को देखते हैं और सिपाही से कहते हैं, सिपाही, तुम्हारी बेटी का तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। तुम्हारी बेटी अब ज्यादा देर की मेहमान नहीं है। मुझे माफ कर देना, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। वैद्य जी सिपाही से बस इतना बोल ही रहे थे कि तभी कमला की आंखें बंद हो जाती हैं और उसका पूरा शरीर ठंड पड़ जाता है और वो बिल्कुल शांत हो जाती है। सिपाही समझ जाता है कि अब उसकी बेटी कमला उसे छोड़कर बहुत दूर जा चुकी है कि फिर वो दोबारा लौटकर नहीं आ सकेगी। बेटी के मरने से कमला फूट फूट कर रोने लगती है